नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सड़क पर निकलिए तो चारों तरफ कोचिंग सेंटर को पोस्टर दिखेगा आपको। कहीं अच्छे नंबर दिलाने की गारंटी तो कहीं परीक्षा पास करवाने की गारंटी। अभिभावक और बच्चे इन कोचिंग सेंटर्स के जाल में फंसते हैं। एडमिशन लेते हैं इस उम्मीद में कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जब परिणाम मन के मुताबिक नहीं आते तो फिर वो ऐसा कदम उठाते हैं जिससे एक परिवार ही तबाह हो जाता है। जीवन भर का दर्द उसे मिलता है और वो कदम है सुसाइड का। पिछले कई सालों से यह खेल चलता आ रहा है, लेकिन अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस पर ब्रेक लगाने की ठानी है और आदेश दे दिए हैं कि एक नहीं कई, जिसमें सबसे पहला आदेश यह कि कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के बच्चे का कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। फिर कैसा रहा रिएक्शन? कौन है खुश, कौन है नाराज? आदेश में और क्या क्या है, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। अब मनमानी नहीं चलेगी, भविष्य के साथ नहीं होगा खेल। सरकार ने ठाना बच्चों को है बचाना। कोचिंग सेंटर हो जाएं सावधान। हर रोज खबर आती थी सुसाइड की। कभी कोटा में छात्र ने खुदकुशी कर ली, कभी इंदौर में। हर साल हजारों छात्र मौत के आगोश में जा रहे थे। वजह एक, बच्चों पर दबाव कोचिंग सेंटर्स का, दबाव डबल सिलेबस का, एक स्कूल का दूसरा कोचिंग का। इस सुसाइड पर सरकार की पैनी नजर थी और आखिरकार सरकार की नजर से कोचिंग सेंटर वाले बच नहीं पाए। नया फरमान आया और वो फरमान नहीं माने तो सजा का भी ऐलान आया। क्या है ये फरमान, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन, कोचिंग संस्थानों पर सरकार का शिकंजा। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं। आदेश नहीं मानने पर 1 लाख तक का जुर्माना। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। फरमान आते ही कोचिंग सेंटर वालों की नींद उड़ गई। कोई इसे अच्छी पहल बताता नजर आया तो किसी ने इसमें कमियां बता डाली। ये बहुत बढ़िया गाइडलाइन है मेरे हिसाब से। मैंने जहां तक इसको स्टडी किया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग में प्रवेश ना मिले या कोचिंग में ना भेजें। 50 से अधिक बच्चे हैं अगर तो उसे कोचिंग की श्रेणी में माने। कोचिंग के लिए बाकायदा लाइसेंस या गुमास्ता पहले से ही लिया जा रहा था। इसको और सख्ती से फॉलो किया गया है और बच्चों को तनाव से बचाने के लिए थोड़ा मोटिवेशनल क्लास वगैरह भी कंडक्ट करवाएं, इस पर भी ध्यान दिया जाए। इस आदेश में कुछ अच्छा है तो कुछ कमियां भी हैं। कमियां बताता हूं पहले मैं। कमियां ये हैं कि जो बच्चे हैं 16 वर्ष से कम आयु के, वो कोचिंग्स नहीं जा पाएंगे। क्यों भाई? 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा पब जा सकता है, बार जा सकता है, क्लब जा सकता है, मॉल जा सकता है, कोचिंग्स नहीं जा सकता। या तो फिर कोचिंग्स को ए सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए, यहाँ एडल्ट बच्चे ही आएंगे, अनएडल्ट नहीं आएंगे। अब मिर्ची तो लगेगी। कोचिंग के नाम पर लूट का धंधा जो चल रहा था, अब ये लूट के धंधे की दुकान बंद होने वाली है। सरकार ने तो इतना तक बता दिया है कि अगर नियम का उल्लंघन करके दाखिला लिया तो 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा और संस्थान पर भी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शिक्षा मंत्रालय के नए दिशा निर्देश आने के बाद उस शहर के बच्चों का क्या सोचना है जिसे फैक्ट्री कहा जाता है, शिक्षा की फैक्ट्री, जहां से लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनकर निकलते हैं। बात कोटा की कर रहे हैं। क्या है कोटा के बच्चों की राय, आइए जानते हैं। अब 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट का कोचिंग संस्थान में नहीं हो सकेगा दाखिला। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है और नियमों का उल्लंघन करना भी भारी पड़ने वाला है। आपका नाम बताएं। हर्षिता शर्मा। हर्षिता कहाँ से है? कोटा से। गाइडलाइन आपने देखी कि ये जो गाइडलाइन है वो किस तरह की रहने वाली है? 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट को दाखिला नहीं मिलेगा और कई सारी गाइडलाइंस हैं, क्या जानकारी इसके बारे में?
ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि जो 16 साल की उम्र वाले बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है मतलब अभी से ही इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेना, इतना सारा मॉड्यूल देखना, फिर वो प्रेशर झेलना, वो बच्चे के शायद से कहीं मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट कर सकता है। जो चीज़ उसको स्टार्टिंग में तो रियलाइज़ नहीं होती, लेकिन वो जैसे जैसे टेस्ट देता है आगे बढ़ता है, उसको लगता जाता है कि हाँ मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं तो वो बहुत डीमोटिवेट होता है, और मोटिवेट भी हो जाए तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये हो सकती है, मतलब ये तो बहुत अच्छा स्टेप है एक स्टूडेंट्स के थ्रू। अगर उसको जैसे कुछ प्रेशराइज लग रहा है एंड इफ़ इन अ फर्स्ट स्टेप वो छोड़ना चाहता है तो इट्स कंसीडर टू बी, मतलब फीस रिफंड होनी चाहिए कि ना बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर ना आए और ना पेरेंट्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आए। गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, काफ़ी सही है। बच्चों के लिए इन्होंने सोचा है पहली बार, मतलब एक एज होती है उससे पहले अगर आपके ऊपर प्रेशर है पढ़ाई का, एक एज तक आप अकेले नहीं सहन कर सकते उसको। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप अकेले रहते हो तो आप उस चीज़ के प्रेशर को फिर नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। तो ये काफ़ी सही है और ये फीस वगैरह का होना ही चाहिए। जो प्रॉब्लम्स जो कोचिंग सेंटर्स के अंदर या पर कहें कि शिक्षा की काशी कोटा के अंदर स्टूडेंट्स फेस करते हैं, उनमें मोटे तौर पर इस गाइडलाइन के साथ में उन तमाम स्टूडेंट्स को राहत देने की कोशिश की गई है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। गृह मंत्री अमित शाह ने महाभैरव मंदिर परिसर में सफाई की। अमित शाह असम के तेजपुर में स्थित महाभैरव मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर में साफ सफाई की है। गृह मंत्री अमित शाह श्रमदान करने पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने स्वच्छता के अभियान में सहभागिता निभाई। प्रधानमंत्री ने मंदिर में साफ सफाई को लेकर जो आह्वान किया था, उसी के तहत वे भी मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने साफ सफाई की। तो स्वच्छ तीर्थ अभियान जो चलाया गया है, इसके तहत बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वे अलग अलग जगहों पर मंदिरों में जा कर के सफाई कर रहे हैं। कोई झाड़ू पोछा लगा रहा है, कोई और सफाई कर रहा है। और इसी अभियान के अंतर्गत तेजपुर असम पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर उन्होंने भी इस अभियान में अपना सहयोग दिया और महाभैरव मंदिर परिसर में उन्होंने सफाई की है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। महाभैरव मंदिर है ये असम के तेजपुर में, और यहां पर पहुंचे थे अमित शाह, जिन्होंने यहां मंदिर में सफाई की है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल पूरे देश भर में श्रमदान के लिए, मंदिरों में श्रमदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था और इसी आह्वान को हाथों हाथ बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने लिया है, नेताओं ने लिया है। कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े कद का नेता क्यों ना हो, खुद प्रधानमंत्री भी सफाई करते हुए नजर आए थे। और ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं, ये असम के तेजपुर से है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह स्वच्छ तीर्थ अभियान के तहत श्रमदान कर रहे हैं। और आइए अब जबलपुर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर नई गाइडलाइन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर आई है, इस पर स्टूडेंट और कोचिंग संचालकों ने इसका स्वागत किया है। कुछ पहलुओं पर सरकार से ध्यान देने की अपील भी वे कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोचिंग को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। वहीं इसके साथ साथ कोचिंग संस्थान संचालकों को भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। फीस को लेकर, सिलेबस को लेकर, टाइमिंग को लेकर तमाम तरह के निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद अब देश भर में कोचिंग संस्थानों के रीस्टोरेशन का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन कोचिंग संचालक इस विषय में क्या सोचते हैं? सर, कई सालों से आप यहाँ पर कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। सरकार की जो गाइडलाइन आई है वो कितना हेल्प करती है और कितनी परेशानी भरी? निश्चित रूप से सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय जो शिक्षा पद्धति है उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति का एक सर्वगणीय विकास होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण जो यूनिट्स मानी जाती हैं वो स्कूल हैं। आज हम देखते हैं कि स्कूल से बच्चे दूर जाते चले जा रहे हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भरते चले जा रहे हैं।
और आइए जानते हैं सरकार के इस फैसले पर ग्वालियर में कोचिंग संचालकों और अभिभावकों की राय क्या है। इस आदेश में कुछ अच्छा है तो कुछ कमियां भी हैं। कमियां बताता हूं पहले मैं। कमियां ये हैं कि जो बच्चे हैं 16 वर्ष से कम आयु के वो कोचिंग्स नहीं जा पाएंगे। क्यों भाई? 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा पब जा सकता है, बार जा सकता है, क्लब जा सकता है, मॉल जा सकता है, कोचिंग्स नहीं जा सकता। या तो फिर कोचिंग्स को ए सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए, यहाँ एडल्ट बच्चे ही आएंगे, अनएडल्ट नहीं आएंगे। एक बात। दूसरी विषय पर अगर मैं बात करूँ तो बात यह है कि जो माँ बाप 5वीं तक पढ़े, 8वीं तक पढ़े, या जो सेना में नौकरी कर रहे हैं या पुलिस में 24 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, जिनके पास समय ही नहीं है, वो माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? 16 साल से कम उम्र के बच्चों 5वीं, 8वीं, 10वीं। मध्य प्रदेश में 5वीं, 8वीं बोर्ड है, 10वीं क्लास बोर्ड है और 10वीं का बच्चा 16 से कम उम्र का होता है। तो ऐसे बच्चों को क्या शिक्षा पाने का अधिकार नहीं? मैं ये समझता हूँ कि आज देखें तो टफ कंपटीशन है और टफ कंपटीशन के साथ में ये देखा जाए कि अगर कोचिंग संस्थान बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि आजकल टाइम की वैल्यू ज़्यादा है। पहले ज़माने में हुआ करता था कि एक आदमी कमाता था और 10 आदमी खाने वाले हुए करते थे, लेकिन आज घर पे कहीं नहीं, लोग आज मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे तो उस हिसाब से शिक्षा का धंधा इन्होंने कर रखा। अगर कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे, आदमी का माइंड में बस वही चलता रहेगा। कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर कोचिंग संस्थान ओपन रखना चाहिए, जिससे का बच्चे का माइंड शार्प हो सके और वो चीज़ें सीख सके। सर बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि अगर किसी बच्चे को 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग एजुकेशन बंद कर दी जाती है तो उसका बेसिक कहीं ना कहीं रुक जाएगा। स्कूल संस्थान में इतने सारे बच्चे हैं और टाइम पीरियड इतना कम रहता है, जो भी उनके एजुकेशन का रहता है, हाफ एन आवर 1 आवर का एक टाइम ड्यूरेशन रहता है एक पीरियड का। यदि वो पीरियड में उसमें कोई उनका कंक्लूजन रहता है या कोई डाउट रहता है तो वो कहाँ क्लियर करेंगे? तो नई गाइडलाइन आ चुकी है और उसके बाद कई शहरों के छात्रों और संचालकों से हमने बात की है, उनकी बातों को सुना है। कई लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। किसी को शायद गाइडलाइन पूरी तरह से पता नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि 8वीं और 10वीं जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है इसमें बच्चे कैसे तैयारी करेंगे। किसी ने स्वागत किया है तो कोई सुधार की बात कह रहा है। 10 पॉइंट में समझते हैं आदेश हैं क्या, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक आदेश क्या क्या हैं। देखिए, कोचिंग संस्थाओं पर सरकार ने शिकंजा कसा है। ऐसे कोचिंग संस्थाएं जो बड़ी बड़ी एग्जाम्स की तैयारी कराती हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन जो है, क्या गाइडलाइन है ये भी आपको हम बता देते हैं। गाइडलाइन जो है उसके मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन इसमें नहीं दिया जा सकेगा। इसके अलावा स्कूल के समय कोचिंग नहीं कर पाएंगे। स्कूल का जो टाइमिंग है उसमें कई बार कोचिंग का समय होता है, वो नहीं हो पाएगा। और आदेश नहीं मानने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये भी बात कही गई है कि अगर आदेश नहीं माना तो 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। और तो और कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। कोर्स का प्रोस्पेक्टस भी इनको जारी करना होगा कि किस प्रकार का ये कोर्स करा रहे हैं, उसका पूरा प्रोस्पेक्टस जारी करना होगा। इसके अलावा फीस जमा करने के नियम की भी जानकारी देनी होगी कि किस नियम के तहत फीस जमा कराई जाती है। और कोर्स छोड़ने पर संस्थान को फीस भी लौटानी होगी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लौटाई नहीं जाती फीस। अगर कोई कोर्स लेता है और बीच में छोड़ देता है तो संस्थान को उससे जो फीस ली गई है वो भी लौटानी होगी। और सार्वजनिक नहीं करेंगे टेस्ट के रिजल्ट। टेस्ट जो लिए जाते हैं उसके रिजल्ट सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। ये भी केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर 10 पॉइंट आपने समझ लिए होंगे। इसके तहत ये आदेश है। कहा जाता है कि कोटा सुसाइड सिटी बनता जा रहा है। क्या एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं? एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि कोटा सुसाइड सिटी क्यों कहलाता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या बताती है? कोटा में हर महीने 3 छात्र खुदकुशी करते हैं, सुसाइड करते हैं। कोटा फैक्ट्री कही जाती। किसकी फैक्ट्री कही जाती? छात्रों की, जहां से छात्र निकलते पढ़ लिखकर। कोटा में 2023 में 27 छात्रों ने खुदकुशी की है। ये बीते साल का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और 8 साल की बात करें तो 665 युवा अब तक सुसाइड कर चुके हैं जो यहां पर तैयारी करने के लिए जाते हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से ये आंकड़े जारी होते हैं और इससे ये पता चल रहा है कि 8 साल में 665 युवा अगर सुसाइड कर ले रहे हैं, खुदकुशी कर ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरत थी कि सरकार जो है वो इस मामले पर सोचे, इस पर ध्यान दे। और यही हुआ, सरकार ने इन आंकड़ों को समझा,
देखा, इसके ऊपर काम किया और उसके बाद एक नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। डॉक्टर DS परिहार मनोस्वास्थ्य विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं शशि प्रकाश कोचिंग एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता कोटा से हमारे साथ जुड़े हैं, शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से जुड़े हुए हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, उमेश मौर्य संवाददाता बिलासपुर से जुड़े हुए हैं। सबके पास चलेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले हमारे जो खास मेहमान हैं उनके पास चलते हैं। डॉक्टर DS परिहार मनोस्वास्थ्य विशेषज्ञ। परिहार साहब, ये जो केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है कोचिंग संस्थानों के लिए, कैसे इसे आप देखते हैं, कितना इससे प्रभाव छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है? बहुत अच्छा निर्णय केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो लिया है, ये बच्चों के हित में है और ये बहुत अच्छा निर्णय, इसका मैं स्वागत है। वास्तव में एक्चुअली 16 साल का जो उम्र शासन ने जो तय किया, अगर हम देखें तो ये 16 साल का उम्र एक्चुअली में कक्षा 10वीं तक का उम्र। तो बच्चा जब कक्षा 9वीं 10वीं में पहुंचता है, उसी समय बच्चे को एक प्रेशर दे दिया जाता है कि आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आपको CA बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको बहुत बड़ा सर्जन बनना है। बच्चा एक समय तक 10वीं तक बच्चा एक शिक्षा को समझता है, एक विषय को समझने का प्रयास करता है। उस समय उसके दिमाग में प्रेशर दे दिया जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो, माता पिता के द्वारा हो, मतलब अपनी इच्छाओं को माता पिता भी जो है बच्चे के ऊपर ढकेल देते हैं कि तुमको डॉक्टर बनना है, जबकि ये नहीं बोला जाता कि तुमको 9th अच्छे से पास करना है बेटा, 10th अच्छे से पास। पहले ही उसको बता दिया जाता है क्या करना है। बच्चे को पहला प्रेशर उसी समय दे दिया जाता है 16 साल की उम्र के पहले। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है कि 16 साल तक बच्चा अपने मर्जी से पढ़े और 16 साल की उम्र तक माता पिता इंतजार करे कि तुम्हारा बेटा 10वीं में कितना प्रतिशत लाया है, उसके द्वारा पाए गए अंकों के आधार पर बच्चों के जीवन का चयन करे कि बच्चा किधर जाना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है, बच्चे को क्या बनाया जाए। सरकार के गाइडलाइन का मैं स्वागत करता हूं। ठीक है। शशि प्रकाश कोचिंग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि प्रकाश जी, कैसे देखते हैं सरकार की तरफ से ये जो आदेश आया है, और इसमें शायद कोई कंफ्यूजन हो रहा है कुछ ऐसे कोचिंग संचालकों को जो छोटी क्लासेस को पढ़ाते हैं, शायद उनको लग रहा है कि आदेश उनके लिए भी है। थोड़ा सा इसको आप ब्रीफ करें सर। जी सर, सबसे पहली चीज तो आई थिंक ये सारा जो प्रोसेस है मेंटल हेल्थ के लिए आया है, उसी को ध्यान में रखते हुए, और ये अच्छी बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अगर एजुकेशन का एक पार्ट है, रेगुलर एजुकेशन का पार्ट है, तो वहाँ रेगुलराइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन होना ही चाहिए कि वहाँ पे अच्छे फैकल्टीज हो, पॉलिसीज हो, ये सब चीजें होनी चाहिए। इसमें कहीं से कहीं तक कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब स्कूल में होते तो कोचिंग में भी होने चाहिए। तो जितने गाइड पॉइंट्स हैं उसमें आई होप कि मतलब किसी भी एक्सटेंडेड कोचिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एज वाला जो एक पॉइंट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये सबके लिए कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो 16 वाली एज है, 9-10th वाली अगर आप एज है, आप अपने आसपास के भी माहौल में देखेंगे, सराउंडिंग में देखेंगे, तो आजकल का बच्चा, पहले का बच्चा नहीं, आजकल का बच्चा कंपैरेटिवली मैच्योर है, अपने करियर के लिए सजग है, और उससे ज्यादा उसका पेरेंट्स। हर पेरेंट नहीं चाहता है कि बच्चा हमसे आगे निकले, उसमें हम कोई नहीं रोक सकता, ना सरकार रोक सकती, ना कोई कोचिंग रोक सकता है। अगर बच्चा कोई चाहता है कि हमारा बच्चा फुटबॉल में अच्छा जाए, हमारा बच्चा क्रिकेट में अच्छा जाए, हमारा बच्चा म्यूजिक में अच्छा जाए, सिंगिंग में अच्छा जाए, तो क्या हम उसको रोक सकते कि नहीं अब बड़े हो ना, क्या हम ऐसा रोक सकते हैं? होनहार बिरवन के होते चिकने पात नहीं। ये बात आप जो कह रहे हैं, ये बात आप जो कह रहे हैं, हिमांशु हमारे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। हिमांशु, ये बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये 16 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए, तो फिर ये दूसरी क्लासेस जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते हैं, क्या उसकी कोचिंग नहीं ले पाएंगे? इससे आदेश के बारे में क्या कुछ जानकारी थोड़ा सा बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर फिलहाल जो तमाम आज दिन भर की अगर बात करें तो इस गाइडलाइन के बाद में तमाम जो कोचिंग संस्थान, क्योंकि कोटा कोचिंग सिटी है, शिक्षा की काशी है, और इन सब के बीच में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट कोटा में आते हैं, IIT और मेडिकल की तैयारी करने के लिए आते हैं, और करीब 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सुनहरा सपना लेकर के आते हैं। लेकिन फिलहाल जब गाइडलाइन जारी की गई है, तो गाइडलाइन के बाद में जो है वो मोटे तौर पर फिलहाल शशि प्रकाश भी बता रहे थे, जो हमारे कोचिंग एक्सपर्ट है, वो कि तमाम तरह से जो ज्यादातर स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ज्यादातर गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पेच फंसने वाला है वो 16 साल वाला जो एज फैक्टर है उसको लेकर के फंसने वाला है। लेकिन उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उमेश से जान लेते हैं, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। उमेश, थोड़ा सा बताइए वहां के लोगों की इस पर राय क्या है?
पुनीत जी, हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, पहले तो उनसे उनकी राय जानते हैं। आप इस पूरे जो नई शिक्षा नीति है, गाइडलाइन जो जारी हुआ, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? नई शिक्षा नीति बड़ी अच्छी है, लेकिन जैसे सरकार को, जैसे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस टफ है, तो उसमें कंपटीशन की भावना ज़्यादा है बच्चों में, तो उसको मेरे हिसाब से सरल बनाना चाहिए। बिल्कुल। आप स्टूडेंट हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, कहीं ना कहीं भावनाएं सही हैं, लेकिन बच्चे जब 9वीं 10वीं पहुंचते हैं तो घर परिवार इनके ऊपर थोप दिया जाता है कि आपको ये परीक्षा पास करनी है, ये परीक्षा पास करनी है। बच्चे 9वीं 10वीं से उस परीक्षा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन अगर जो आप ये निर्णय ले रहे हैं, तो क्या बच्चे जब 12वीं पास आउट होने के बाद कॉलेज पहुंच रहे हैं, तो कॉलेज में क्या शिक्षा उन्हें दी जा रही है? नहीं दी जा रही है। तो अगर जो आप एक तरफ ये बंद करें, तो दूसरे तरफ आपको चालू करना चाहिए कि आप अगर जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बच्चे पहुंच रहे शिक्षा बंद करना चाह रहे हैं, बच्चे 16 साल के उम्र के अंदर कोचिंग नहीं कर सकते, तो जब बच्चे कॉलेज पहुंचे तो शिक्षा उन्हें देनी चाहिए। कॉलेज में ऐसा प्रावधान लाना चाहिए, आपको नई शिक्षा नीति में गाइडलाइन लाना चाहिए कि बच्चे कॉलेज पहुंचने के बाद शिक्षा ग्रहण। ठीक है, ये लोगों की प्रतिक्रिया है। ग्वालियर चलते हैं। सुशील, ग्वालियर में क्या लोगों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई इस मामले को लेकर? और बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर में इस वक्त हम लक्ष्मीबाई कॉलोनी में खड़े हैं। यहाँ तमाम आप देख सकते हैं करीब 100-150 से ज़्यादा कोचिंग है, और हमारे साथ जो कोचिंग संचालक है वही मौजूद है। सर, आप बताइए कि जो आज नया आदेश एक सामने आया है, क्या कहते हैं आप, और क्या अभिभावकों की और छात्रों की राय आई है आपके सामने? वैसे जो नियम है वो नियम के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए, और सरकार ने बहुत सारी स्टडी करके कई सारे जो केसेस थे, ऐसे केसेस हुए, उनकी स्टडी को देखकर ये रूल रेगुलेशन पास किए हैं। तो मुझे लगता है कि जो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, सबको इसके बारे में सोचना चाहिए और इन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े थे उनका भी शुक्रिया। समय के अभाव के कारण हम ज़्यादा आगे बातचीत को नहीं ले जा पाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।